अरिविहान जो बना है सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। जैसे कि आपको पता है हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ही पास में है और पीसीएमबी स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल टेंशन होगी नहीं, क्योंकि अरिविहान उनके साथ बहुत ही पहले से जुड़ा हुआ है और सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन एंड क्लासेस वो ले ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स अभी भी दुविधा में है कि अरिविहान हमारे लिए कुछ लेकर आएगा कि नहीं एंड हाफ ईयरली एग्जाम्स को हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। तो अरिविहान अब आपके लिए लाया है कॉमर्स की हर एक फैकल्टी जो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको एंड तक हमारे साथ बने रहना है ताकि आपका हाफ ईयरली का एग्जाम अच्छे से चला जाए। और साथ ही में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। और साथ ही में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ये वीडियो हम जब कंप्लीट कर देंगे ना, क्योंकि ये मैं आपके लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही उठाए हुए हैं, ठीक है, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जब आप पूरी ही वीडियो देख लोगे ना, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा जिसमें आप हमको बता सकते हो कि अगर आप चाहते हो कॉमर्स की लाइव क्लासेस हो या कुछ भी रिकॉर्डिंग क्लासेस हो या और किसी चीज की आपको जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, उस गूगल फॉर्म को फिल करके हमें बता सकते हो। तो जिस चीज की भी आपको नीड होगी हम उससे जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एट द एंड हम पढ़ा किस लिए रहे हैं, आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे रिलेटेड है, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। देखिए माइक्रो में क्या आता है, आई आता है, मैक्रो में आता है ए, ठीक है। तो आई से आप समझ जाओ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मैक्रो में ए आता है तो वो एग्रीगेट यूनिट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उनके फादर कौन कहलाए जाते हैं, तो उनके फादर कहलाए जाते हैं एडम स्मिथ। मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन इकोनॉमी इज। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे के रखे हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं होते एंड सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं होते। इंडियन इकोनॉमी में हमें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, इसलिए हम हमारे इंडियन इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए एंड आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो बहुत ही अच्छे से चले जाए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील्स विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है वो क्या क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली किसके बारे में पूछा गया है, विच डील्स विथ डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। मतलब कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम में हम ये डिसाइड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी का गुड हमें प्रोड्यूस करना है। तो किस में डिसाइड करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। हमें क्या बनाना है एंड कितनी क्वांटिटी में बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा
सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड। जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ता है हमें, वो क्या है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे के रखे हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब ह्यूमन के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, उनकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, खत्म ही नहीं होती। या फिर लिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब लिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड वांट्स मतलब लिमिटेड इच्छाएं हैं लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। और उसके बाद थर्ड जो आपको देके रखा है, ये बी है एंड ये सी ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड जो आपको देके रखा है अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब हमारी इच्छाएं तो अनलिमिटेड है, बहुत सारी हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही स्कार्स है। स्कार्स मतलब लिमिटेड है। ठीक है, देन लास्ट ऑप्शन आपको क्या देके रखा है? लिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब हमारी इच्छाएं भी लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। तो जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है जो हमें फेस करनी पड़ती है? कि हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें रिसोर्सेज को उसी हिसाब से यूज करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रही, जैसे कि मैंने बोला कि टाइम कम है, हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई भी करनी है। तो हम क्या करेंगे, हर चैप्टर में से एक एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे। बाकी जो आंसर्स है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ट्रू फॉल्स है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही उठाए हैं। एंड देन इसके बाद ये मैच द फॉलोइंग, ये वन वर्ड आंसर। एंड अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप हाफ ईयरली एग्जाम नियर आ चुके हैं तो आपने ये चैप्टर भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमने एमसीक्यूज पहले चैप्टर से लिए थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है? बेसिकली यूटिलिटी इज ऑफ डैश टाइप। जो यूटिलिटी होती है वो कितने टाइप्स की होती है? तो यूटिलिटी होती है टू टाइप्स की। आपने पढ़ा भी होगा, दो टाइप्स की यूटिलिटी होती है, एक मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज शोज डैश लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमसे पूछा जा रहा है जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो कौन से लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है? तो यहाँ पर आपको हायर वर्ड दिख रहा है, सेम वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, तो इनडिफरेंस कर्व टू कॉमोडिटीज को, टू गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उनके कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अगर हम दो अलग कॉम्बिनेशन भी लेते हैं तो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कोई भी अगर हम अपनी खुद की मतलब जो हमें चीज पसंद है वो ले रहे हैं, कोई गुड्स ले रहे हैं जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम चॉकलेट एंड आइसक्रीम की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पसंद है। तो सपोज कीजिए मेरे पास 50 रुपीज है, ठीक है, एंड मुझे चॉकलेट भी पसंद है, मुझे आइसक्रीम भी पसंद है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चॉकलेट ली जिसका प्राइस क्या है, ₹10, एंड आइसक्रीम ली उसका भी प्राइस क्या है, ₹10। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 2 चॉकलेट्स एंड 3 आइसक्रीम ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे 50 रुपीज कंप्लीट हो गए। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं 2 आइसक्रीम ले लूं एंड 3 चॉकलेट्स ले लूं, तब भी मेरे 50 रुपीज खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं दोनों ही कॉम्बिनेशन को यूज करती हूँ, ईदर 2 चॉकलेट्स एंड 3 आइसक्रीम और ईदर 3 चॉकलेट्स और 2 आइसक्रीम, तो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही चीजों से, दोनों ही कॉम्बिनेशन से मैं यहाँ पे संतुष्ट हो जाऊंगी क्योंकि दोनों ही मेरी फेवरेट चीजें हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या है, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। ठीक है, क्लियर हुआ?
चलिए नेक्स्ट क्या है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डैश टू सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। हमसे पूछा जा रहा है जो कमोडिटी है, कमोडिटी मतलब गुड्स, इतना तो पता ही होगा आपको, है ना। तो बोला जा रहा है जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, उनका प्राइस कब फिक्स होता है। तो कब फिक्स होता है, जब डिमांड उस प्रोडक्ट की, उस गुड की, उस कमोडिटी की किसके इक्वल होती है, सप्लाई के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल। तो मतलब जब भी किसी कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है तो उस टाइम पे प्राइस डिटरमाइन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, कार एंड पेट्रोल आर डैश गुड्स। जो कार एंड पेट्रोल है वो कौन से गुड्स कहलाए जाते हैं, तो कार एंड पेट्रोल कहलाए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्यों कहलाए जाते हैं, क्योंकि कार के बिना पेट्रोल का कोई मतलब नहीं है और पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। इन दोनों का ही साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, या तो ये चल जाएगा या तो ये चल जाएगा, मतलब या तो जेल पेन चल जाएगा या तो बॉल पेन चल जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि आपको इच्छा हो रही है, सर्दी का मौसम है, आ ही गया है, ठीक है, आपको इच्छा हो रही है कि कोई हॉट ड्रिंक पी जाए, ठीक है, तो आपको टी भी पसंद है, आपको कॉफी भी पसंद है, ठीक है, तो आप कैफे में गए तो आप सोचोगे टी भी मिल जाए तो भी चलेगा, कॉफी भी मिल जाए तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें, अगर गर्मी का मौसम आता है तो सबकी इच्छा होती है कोल्ड ड्रिंक्स पीने की, तो आप या तो पेप्सी ले लो या तो कोका कोला ले लो, दोनों चलेगा, है ना। तो आप शॉप में जाते हो, पेप्सी नहीं मिली तो कोका कोला उठा ले आते हो, क्योंकि वो क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देयर इज डैश रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो प्राइस एंड डिमांड के बीच में होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब ऑपोजिट रिलेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, और एक आइसक्रीम जो है वो कितने की है, 5 रुपए की, ठीक है, एंड आपके पास क्या है, 10 रुपए। चलिए एक आइसक्रीम को हम मान लेते हैं कि एक आइसक्रीम जो है वो 5 रुपए की नहीं है, एक आइसक्रीम जो है वो 10 रुपए की है। ठीक है, तो आपने सोचा चलिए गर्मी का मौसम है, हम एक आइसक्रीम ले आते हैं, ठीक है, आपके पास भी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए है, तो आप गए शॉप के पास, ठीक है, तो आपको पता चला कि वो एक आइसक्रीम 10 रुपए से 5 रुपए हो चुकी है, मतलब प्राइस गिर चुका है, डिक्रीज हो चुका है, और आपके पास कितने पैसे हैं, ₹10। तो आप क्या करोगे, आप एक के जगह 2 आइसक्रीम खरीद लोगे। मतलब जैसे ही प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, डिमांड आइसक्रीम की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब एक की जगह आप घर पे 2 आइसक्रीम लेकर आए हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, एक और रिलेशन होता है जो कि डायरेक्ट होता है, जिसमें अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, ठीक है, और प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इस चैप्टर में से हमने फिलअप्स कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं। बाकी सब आपको क्या कहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। आई होप आपने ये चैप्टर भी पढ़ रखा होगा। ये चूज द करेक्ट आंसर हम नहीं सॉल्व कर रहे, देन उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन आंसर आपको मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को क्या हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं,
तो सबसे पहले अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि फिक्स होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड आपने रेंट पे जमीन ली हुई है या रेंट पे एक बिल्डिंग ली हुई है, तो उसका रेंट आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, आ गया समझ में। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, तो बिल्कुल बोलते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए सेकंड क्या है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज यूनिवर्सल, जो हमने पढ़ा था चैप्टर में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तो क्या वो यूनिवर्सल है, बिल्कुल यूनिवर्सल है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप बाहर खेलने गए, ठीक है, खेल खेल के आप थक गए, देन उसके बाद आप घर पे आए, आपने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे पानी का ग्लास दे दो, तो जो आपको ग्लास मिलेगा ना, वो पहला जो पानी का ग्लास होगा उससे आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, आपने पी लिया, देन उसके बाद आपने बोला कि मुझे एक और ग्लास पानी का दे दो, उन्होंने दिया, फिर से आपने पिया क्योंकि आपको थोड़ी बहुत प्यास फिर भी लगी हुई थी, लेकिन आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा जितना पहले पानी के ग्लास में मिला था। ठीक है, फिर आपने तीसरा ग्लास भी लिया, वो भी पी लिया, फिर तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ही कम हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें होता क्या है, जैसे जैसे आप एक कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हो तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होता जाता है। और ये सिर्फ पानी के केस में नहीं होता, आप और कोई कॉमोडिटी भी यूज करोगे तो सेम ये चीज चलने वाली है। ठीक है, तो यूनिवर्सल हम किसे कहते हैं कि सारी जगह ही अप्लाई हो रहा है हर कंडीशन में, तो बिल्कुल यूनिवर्सल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। क्या हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को, नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनएनपी, ठीक है, एनएनपी को हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, तो बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एनएनपी। ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो बिकने के लिए, सप्लाई करने के लिए ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो इसलिए नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो, तो बिल्कुल जीरो हो सकती है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मैंने आपको बताया, जैसे कि रेंट हो गया, लेबर हो गया। ठीक है, आपने 10 लेबर रखे हुए हैं, तो वो 10 लेबर काम करें या ना करें, आपको उनकी वेजेस देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते, ऐसे कॉस्ट जो कि फिक्स्ड नहीं होते, जैसे कि रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे कि आउटपुट, वो फिक्स नहीं है, आप चाहे एक बनाओ, आप चाहे 2 बनाओ। ठीक है, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आउटपुट आप बना ही नहीं रहे हो तो आपके कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, आपके कुछ कॉस्ट लगेगा, नहीं लगेगा, तो उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आप कुछ भी नहीं बना रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड अनचेंज्ड। बोला जा रहा है अगर हम लॉन्ग रन पीरियड की बात करें, 4 साल, 5 साल या फिर 10 साल, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड देन उसके बाद एंटरप्रेन्योर, ये आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये चारों ही क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बोला जा रहा है लॉन्ग रन में ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं क्या, तो आप खुद सोचो, लॉन्ग रन में हो सकता है कि हमें क्या बढ़ाने हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है, आउटपुट जो है वो बढ़ाना है, गुड्स को और ज्यादा बनाना है। पहले अगर हम 1000 गुड्स बनाते थे, अब हमें 10,000 बनाने हैं। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप लेबर को बढ़ा दोगे ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए।
उस केस में आपको कैपिटल भी चाहिए रहेगा, ठीक है। उस केस में हो सकता है कि आपको नई बिल्डिंग खड़ी करनी पड़े, उसके लिए आपको लैंड भी चाहिए रहेगा। तो अगर हम लॉन्ग रन को देखते चलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स नहीं रह पाते, चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लॉन्ग रन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहते हैं क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम हमारा बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द फर्म अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। बोला जा रहा है इक्विलिब्रियम के केस में क्या जो फर्म है, जो कंपनी है, उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू है एंड जो एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो जब इक्वल हो जाता है उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही देके रखी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब एक और चीज समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू एंड जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो इक्वल होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। ओवरऑल अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें ना, तो उस केस में जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, एंड उस टाइम पर जो कंपनी होती है उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो आप इस पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर इकोनॉमिक्स को हमें समझना है तो हम इसके फायदे देख लेते हैं, ठीक है। ये आउट ऑफ द टॉपिक जाके मैं आपको बता रही हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के ना दो फायदे हैं। जिनको लगता है कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं तो वो मैथ्स जैसी है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूलेज हैं, ग्राफ्स है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक फॉर्मूले हैं एंड बेसिक कैलकुलेशन रहेगी, प्लस माइनस की, डिवाइड की, जो कि आपको आता ही है। बाकी इकोनॉमिक्स पढ़ने का ये फायदा है, पहली बात तो सिर्फ दो फायदे बताऊंगी, होते तो बहुत सारे हैं, कि पहली बात आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ने को मिल रही है, मतलब अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में ही आप पढ़ोगे, वो भी मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ोगे। नेक्स्ट, अगर आपको आपके बड़े सपने हैं और आपको पैसे से पैसा बनाना है, तो वो आप इकोनॉमिक्स पढ़ के ही बना सकते हो, क्योंकि वहीं पे आपको ऐसी चीजें दे के रखी होती है जिससे आपको समझ में आता है कि हम कैसे सेविंग्स कर सकते हैं। सेविंग्स तो वैसे इकोनॉमिक्स में यही बोला जाता है, सेविंग्स करने का कोई मतलब नहीं है, वो पुराने जमाने में होता था कि हम सेविंग्स कर रहे हैं, मतलब हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्ट करने से क्या होता है, हमारे पास रिटर्न आता है। तो पहले हम सोचते थे सेविंग करने से हमारे पास पैसा बचता है, नहीं, हमें बचाना ही क्यों, हमें तो बढ़ाना है। तो वो बढ़ेगा कैसे, जब हम इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ लेंगे। तो जिसके सपने बड़े हैं, ठीक है, और जिसको बहुत सारा पैसा इन फ्यूचर कमाना है, तो उसको इकोनॉमिक्स को इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा और अच्छी भी लगेगी, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर क्या है, थर्ड या फोर्थ, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। चलिए इसमें हम ये करने नहीं वाले, पीडीएफ में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, मतलब एमसीक्यूज हम सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे, एंड देन फिर फिलअप्स भी नहीं करने वाले, ट्रू फॉल्स भी नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम ए एंड कॉलम बी आपको देके रखा है, जिसमें सबसे पहले हमें गोल्ड देके रखा है। तो गोल्ड को हम किससे मैच करेंगे, गोल्ड को हम इंटरनेशनल मार्केट से मैच कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गोल्ड की प्राइस है ना, वो मेनली इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू ही डिसाइड होती है। तो इंटरनेशनल मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है गोल्ड की प्राइस डिसाइड करने में, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट किससे मैच कर देंगे, हम जीरो प्रॉफिट से मैच कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो प्रॉफिट का एक ही मतलब है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी का रेवेन्यू होता है एंड कंपनी का कॉस्ट होता है, सेम होता है लगभग, ठीक है। इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट को हम जीरो प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसका मतलब कंपनी में ना ही प्रॉफिट हुआ है एंड ना ही लॉस हुआ है, ठीक है। चलिए देन उसके बाद क्या देके रखा है, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। तो इक्विलिब्रियम की बात करें
तो इक्वल वर्ड शो हो रहा है, तो इक्वल में आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वल का साइन है, मतलब ये जो थर्ड वाला है ये सी से हम मैच कर देंगे, जहां पर हमें दे के रखा है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म तब कहलाया जाता है जब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमें दे के रखा है मिल्क, तो मिल्क को हम मैच कर देंगे लोकल मार्केट से, क्योंकि मिल्क की जो प्राइस है वो लोकल मार्केट के थ्रू डिसाइड होती है। देन नेक्स्ट क्या देके रखा है, मार्केट डिमांड रिफर्स टू, सो मार्केट डिमांड रिफर्स टू डिमांड ऑफ वन कॉमोडिटी, मतलब एक कॉमोडिटी की जो डिमांड है वो मार्केट, मतलब एक कॉमोडिटी की कितनी डिमांड है मार्केट में, वो हम कैसे पता करेंगे, मार्केट डिमांड को देखते हुए। मार्केट डिमांड रिफर्स टू डिमांड फॉर वन कॉमोडिटी की कितनी डिमांड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए देन फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम। ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स ही देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम आ जाते हैं वन वर्ड आंसर्स पे। ठीक है, तो वन वर्ड आंसर्स में हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पॉइंट कॉल्ड वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई के इक्वल होता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो जब डिमांड सप्लाई के इक्वल होता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि अगर 100 बैग्स की डिमांड है, ठीक है, एंड कंपनी भी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फैक्ट्री भी 100 बैग्स सप्लाई कर रही है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिमांड भी 100 है एंड सप्लाई भी 100 है, तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब अलग अलग चीजों में हम इक्विलिब्रियम का अलग अलग मतलब समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कंपटीशन अमंग बायर्स हैपेंस इन केस ऑफ, बोला जा रहा है कि बायर्स में कंपटीशन किस केस में आता है, किस सिचुएशन में आता है, जब मार्केट में क्या हो, एक्सेस डिमांड हो। ठीक है, तब हमें बायर्स या फिर कस्टमर्स के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है। वैसे ही अलग, थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंपटीशन अमंग सेलर्स हैपेंस इन केस ऑफ, सेलर्स के बीच में कंपटीशन किस सिचुएशन में देखा जाता है, जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, बायर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, तो इसका आंसर एक्सेस डिमांड हो जाएगा। सेलर्स जो होते हैं, सप्लायर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई। ठीक है, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पांचों चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट अब हम आ जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको पता है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका हम क्या पढ़ लेंगे, एमसीक्यूज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या पढ़ता है। ऑप्शन आपके सामने देके रखे हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ता है, या एग्रीगेटिव टोटल यूनिट्स के बारे में पढ़ता है, या बोथ ए एंड बी दोनों के बारे में पढ़ता है, या फिर बर्निंग प्रॉब्लम। तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं और मैक्रो में किसके बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। इस ए से समझ जाओ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करवाती है, एग्रीगेटिव यूनिट्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या बोला जा रहा है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सभी चीजों पे फोकस करती है, लेकिन किसको छोड़ के, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस नहीं करती। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर ऑप्शंस है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बेरोजगारी की प्रॉब्लम, मनी इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, जो प्राइसेस राइज होते हैं। ठीक है,
एग्रीगेट डिमांड या फिर जूट इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम में भी हम पूरी इकोनॉमी को देखते हैं, एग्रीगेट यूनिट की बात होती है। मनी इन्फ्लेशन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो मतलब पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड। तो हमें पता है ये सब टर्म्स तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही रिलेट है, क्योंकि ये एग्रीगेटिव यूनिट को दर्शा रहे हैं। लेकिन जूट इंडस्ट्री जो है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इसे नहीं पढ़ता। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड अंडर। जो जनरल प्राइस लेवल है वो कहाँ पे पढ़ा जाता है? तो जो जनरल प्राइस लेवल है वो पढ़ा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जनरल से ही समझ जाओ, जनरल चीजों की बात हो रही है तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिकली किसी की बात हो रही होती तो मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है तो वो माइक्रो में आ जाता। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वैसे तो आपको पता होगा। ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, क्या इसमें हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। डिटरमाइन प्राइस ऑफ व्हीट, पर्टिकुलर व्हीट की प्राइस डिटरमाइन होती है, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑफ कोर्स हम इसमें क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आ गए हैं। तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, खुद नहीं भी कर सकते हैं, आंसर्स नहीं पता है तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल ही जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें से हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड। नेशनल इनकम जो है कब कैलकुलेट की जाती है? तो नेशनल इनकम जो है वो हर साल कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year is known as dash। बोला जा रहा है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, या उसकी टोटल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? उसकी टोटल वैल्यू को हम बोलेंगे जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, डैश इन एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, जीडीपी आएगा। जो जीडीपी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडेक्स को बताती है, मतलब हमारी कंट्री में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके इंडेक्स को कौन बताता है, जीडीपी बताता है, वो भी मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली डैश गुड्स टू अवॉइड डबल काउंटिंग। नेशनल इनकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसे इंक्लूड करता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करता है, और फाइनल गुड्स को हम फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ और सिर्फ उसी की वैल्यू कैलकुलेट होती है, उसी को इंक्लूड किया जाता है ताकि क्या ना हो सके, डबल काउंटिंग ना हो सके। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट कर लोगे, रॉ मटेरियल को काउंट कर लोगे तो इससे क्या होता है, डबल काउंटिंग हो जाता है। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए, ताकि डबल काउंटिंग ना हो, तो नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की ही वैल्यू कैलकुलेट होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ, काउंटिंग द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस व्हाइल मेजरिंग एनआई। एनआई मतलब नेशनल इनकम इज नोन एज डैश। बोला जा रहा है अगर हम सेम प्रोडक्ट को या फिर एक प्रोडक्ट को दोबारा से या बार बार काउंट करेंगे तो मतलब नेशनल इनकम मेजर करते वक्त अगर हम एक प्रोडक्ट की वैल्यू को बार बार कैलकुलेट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जस्ट अभी फोर्थ क्वेश्चन में बताया,
उससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को ही एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब क्वेश्चन 6 में क्या पूछा जा रहा है, द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड। बोला जा रहा है जब हम टोटल इनकम को किससे डिवाइड करेंगे, हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तब जाके क्या निकलेगा, तब जाके निकलेगा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला देके रखा है। फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं करने वाले, हम करेंगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मनी हैज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब हम एक गुड के बदले दूसरा गुड दे देते हैं, जैसे कि राइस लिया और वीट दे दिया। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई पुराना इंडक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, और किसी और के पास एक पुराना फ्रिज पड़ा हुआ है। ठीक है, और उस फ्रिज वाले को चाहिए इंडक्शन, और आपको जिसके पास इंडक्शन पड़ा है उसको चाहिए फ्रिज। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि इंडक्शन तो सस्ता आता है, फ्रिज आता है महंगा। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में क्या होता है, मनी इंक्लूड नहीं होती, जिस वजह से हम कम प्राइस की चीज को ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है, और उसके बदले में ज्यादा प्राइस की चीज ले लेते हैं। ठीक है, और जिसको ज्यादा प्राइस की चीज मिल गई वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसको कम प्राइस की चीज मिली है वो दुखी हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब बार्टर सिस्टम तो बिल्कुल नहीं चलता, अब क्या चलता है, मनी। तो मनी के आ जाने से ये बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। बोला जा रहा है जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, क्या वो मनी का प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता क्या है। मतलब किसी चीज को ट्रांसफर करना, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि आपको किसी ने आपके बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, या फिर रिश्तेदार, आपने देखा होगा कि लिफाफे में पैसे डाल के दे देते हैं बच्चों को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। इसमें एक्सचेंज नहीं हुआ है कि एक सामान दो और पैसा ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज। ठीक है, अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं तो उसके बदले में आपको पैसा देना होगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ मनी जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मनी का, जो कि गलत है। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ लास्ट लेंडर टू द बैंक्स। बोला जा रहा है जितने भी बैंक्स हैं, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, क्या जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनका लास्ट लेंडर बचता है। वैसे तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने एंड पे सारी चीजें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उनकी हेल्प करता है, और अगर पैसे की कमी आती है तो आरबीआई उन्हें पैसे भी लेंड करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, मनी इज व्हाट मनी डज, ये स्टेटमेंट आपने बुक में भी देखी होगी, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे ना, किसी चीज को भी मनी बोल सकती है, जैसे कि कॉइन, वो भी मनी है। ठीक है, फिर उसके बाद 100 रुपए का नोट हो गया, 50 रुपए का नोट हो गया, उसको भी हम मनी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम कार्ड, जिसके थ्रू हम हमें कोई सामान खरीदना है, हम कार्ड के थ्रू स्वाइप करके पे कर देते हैं, वो भी क्या है, वो भी मनी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहे एक कागज के टुकड़े को भी बोल सकती है ये मनी है, क्योंकि उसकी वैल्यू बन जाती है, उसकी लीगल वैल्यू बन जाती है जब गवर्नमेंट कंफर्म कर देती है कि वो मनी है। ठीक है, सो मनी इज व्हाट मनी डज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ अ 10 रुपी कॉइन इन इंडिया इज मोर देन इट्स मनी वैल्यू। बोला जा रहा है कि
जो इंडिया में 10 रुपए का कॉइन है उसकी वैल्यू इंडिया में उसकी मनी वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगर 10 रुपए का कॉइन है तो इंडिया में भी उसकी मनी वैल्यू सेम होगी। अगर 100 रुपए का कॉइन है तो कोई आपको 200 रुपए का सामान इंडिया में नहीं दे देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी, चाहे इंडिया में चले जाओ या चाहे कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स दे के रखी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वाज वेरी डिफिकल्ट इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जा रहा है, वैल्यू को मेजर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है किसमें, बार्टर सिस्टम में। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बार्टर सिस्टम को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप कर लोगे, आंसर तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम सॉल्व करने वाले हैं मैच द कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉलम ए एंड कॉलम बी अगेन देके रखा हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ मैच करना है। तो पहला क्या है, इनकम एनालिसिस ऑफ केन्स। तो जो इनकम एनालिसिस है केन्स की वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को हम किससे मैच करेंगे, द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब मशीनरी हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, जो कि प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसमें रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन उस प्रोसेस में मेन काम किसका होता है, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स का होता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल कैपिटल का स्टॉक रख रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न देगा ही, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है एमपीएस। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसका मैच हम किससे करेंगे, मार्जिनल कंज्यूमर टेंडेंसी और टू कंज्यूम, या फिर हम बोल सकते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब होता क्या है, सपोज कीजिए आपकी 10,000 सैलरी है, ठीक है। कंपनी वालों ने आपका काम देखा बहुत अच्छा है, उन्होंने बढ़ा दी आपकी सैलरी और कर दी 15,000, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है, आपकी सैलरी 5,000 से इंक्रीज हुई है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप अपनी सेविंग्स भी बढ़ाओगे इस 5,000 में से और खर्चा भी करोगे। तो आप क्या करोगे, 3,000 स्पेंड कर दोगे मतलब कंज्यूम कर दोगे, एंड 2,000 क्या करोगे, इसमें से सेव कर लोगे, ठीक है। और जो आपने सेव किया, जो आपने कंज्यूम किया, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, 5,000 जो आपकी एडिशनल इनकम इंक्रीज हुई है, ठीक है। आ गया समझ में। तो जब आप एमपीएस प्लस एमपीसी करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है, जो आपकी एडिशनल अर्निंग होती है, एडिशनल इनकम होती है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पर इसका मैच हम कर देंगे C डिवाइडेड बाय Y से, जहां पर C का मतलब क्या है, कंजम्पशन, और Y जो है वो किससे डिनोट होता है, मतलब Y का मतलब क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का अगर आपसे पेपर में बोला जाए तो वो किस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, मतलब आपकी इनकम में से आप कितना कंज्यूम कर रहे हो उससे क्या पता चल जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। आगे समझ में। अब लास्ट हमें क्या देके रखा है, लास्ट हमें देके रखा है सेविंग्स। तो सेविंग्स को हम मैच कर देंगे लीकेजेस पे। ये आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टॉपिक में भी देखा होगा, ठीक है। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हाउस होल्ड एंड फर्म्स जो भी मतलब सर्कुलर फ्लो चलता है, तो उसमें से अब यहाँ पर मुझे आपको सर्कुलर फ्लो समझाना पड़ेगा, आपको अच्छे से पता है, वैसे तो समझा होगा आपने। हाउस होल्ड्स होते हैं
एंड फर्म्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड एंड फर्म्स में मतलब हाउस होल्ड में सारे हाउस होल्ड आ जाएंगे, फर्म्स में सारे फर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हाउस होल्ड है वो फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, और फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या दे देती है, फैक्टर पेमेंट। मतलब हाउस होल्ड ने काम किया फैक्ट्री में जाके, फर्म के पास जाके, मतलब उसने सर्विसेज दी और फर्म ने उसके बदले में पेमेंट दे दिया, ठीक है। पेमेंट दे दिया, अब हाउस होल्ड के पास क्या आ चुका है, पैसा आ चुका है। सपोज कीजिए उसकी पेमेंट जो है वो है 1000, ठीक है। उसको कितने पैसे मिले फर्म से, उसको मिले 1000 रुपीज, ठीक है। तो उसमें से उसने क्या किया, उसमें से 800 रुपए उसने खर्च कर दिए। मतलब ये जो हाउस होल्ड है वो वापस गया फर्म के पास और उसने कर दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा खर्चा जिसके बदले उसको पैसा देना पड़ा, किसको, फर्म को, ठीक है। और फर्म ने क्या किया, फर्म ने हाउस होल्ड को जाके क्या दे दिए, गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए। मतलब खर्चा किस पे करेगा, या तो गुड्स पे करेगा या तो सर्विसेज पे करेगा, है ना। या तो उसको क्या करना रहेगा, या तो उसको कुछ सामान खरीदना रहेगा, या तो किसी की सर्विसेज लेनी होगी, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेनी हो, किसी तरीके की भी सर्विसेज लेनी हो, ठीक है। आगे समझ में। तो इस केस में उसने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज ले लिए लेकिन 800 रुपए के लिए, और बचे हुए 200 रुपए उसने क्या किए, अपनी घर की अलमारी में एक वो है तिजोरी है उसमें जाके लॉक कर दिए। मतलब उसने क्या किया, यहाँ पर सेविंग्स कर ली, ठीक है। आपने अधिकतर देखा होगा अपने घर पे भी, आपने देखा होगा अगर आपके पापा 50,000 कमा रहे हैं तो आपकी मम्मी पूरी लिस्ट बना देगी कि इस महीने में क्या क्या खर्चा आने वाला है, ठीक है। सपोज कीजिए 40,000 का खर्चा है तो बचे हुए 10,000 जो है वो सेव कर लेते हैं, या तो बैंक में या तो घर पे ही रख के, है ना। तो ये जो सेविंग्स है, सेविंग्स की वजह से क्या होता है, सेविंग्स की वजह से लीकेज होता है। मतलब सेविंग का दूसरा नाम अगर हम इकोनॉमी में देखें वो क्या होता है, लीकेज होता है। मतलब जितना पैसा फर्म ने हाउस होल्ड को दिया था, 1000 रुपीज दिए थे, वो वापस फर्म के पास नहीं आ पाए हैं, उसमें से 200 रुपए जा चुके हैं, मतलब लीकेज हो चुका है। तो इसलिए सेविंग को हम किससे मैच करेंगे, लीकेज से मैच कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। अब वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, और जितने भी आपके क्लास 12 के फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर कर देना, ताकि वो भी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ सके और 1 मार्क्स क्वेश्चन में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अगर आपको लगता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट की आपको कोई नीड है, मतलब कुछ भी अगर आपको चाहिए, लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डिंग क्लासेस हो, या किसी और चीज की आपको नीड है, नोट्स की, पीडीएफ की, आप जरूर हमें बताइएगा। उसके लिए क्या करना होगा, नीचे आपको गूगल लिंक देकर रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए और जो कुछ भी चाहिए आपको आप बताइए हमें बेझिझक, ताकि हम आपकी पूरी तरीके से सहायता कर पाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोल दिया, लाइक कमेंट शेयर तो करना ही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।